साल 2009 गुवाहाटी असम। रोज ही दिहाड़ी पर काम करने वाला एक मजदूर अपने शरीर को थका देने वाला काम कर सोने के लिए फुटपाथ पर जगह ढूंढ रहा था और जगह मिलते ही गाना गुनगुनाते हुए वह सो गया। मगर उसे ये नहीं पता था यह गाना उसकी लाइफ का आखिरी गाना होगा, क्योंकि उसका सर अगली सुबह बड़ी बेरहमी से कुचला हुआ था और पास में पड़ा था 30 किलो का भारी पत्थर। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ महीनों में इस तरह की फुटपाथों पर 11 बॉडीज मिली और हैरानी की बात यह है किसी ने भी कातिल को नहीं देखा था। मगर ये कातिल कौन था जो फुटपाथ पर सो रहे गरीब मजदूरों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था? और क्या इस कातिल के तार सन 1985 में मुंबई और कलकत्ता में शुरू हुए पत्थर मार या स्टोन मैन मर्डर से जुड़े हुए हैं? एक ऐसा सीरियल किलर जो आज तक नहीं पकड़ा गया, और क्या कभी यह पकड़ा जा सकता है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम इंक और यह है स्टोरी ऑफ द स्टोन मैन सीरियल किलर। अमिताभ बच्चन अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर मूवी शराबी के साथ पूरे बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे। यह फिल्म एक शराबी बेटे पर आधारित थी, जिसमें एक अमीर बेटा अपने बाप से नफरत करता था, और ये फिल्म कुछ ही हफ्तों में अपनी सिल्वर जुबली मनाने वाली थी। मगर अब ये चमक धमक फीकी पड़ने वाली थी और बॉम्बे अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने वाला था। एक सुबह मुंबई के किंग सर्कल के पास एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वहाँ फुटपाथ पर सो रहे सारे लोग उस चिल्लाने की आवाज से जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह औरत बहुत तेज तेज रो रही है, क्योंकि उससे थोड़ी ही दूर एक आदमी का सर बहुत बड़े पत्थर से कुचला हुआ था, और यहीं से शुरू होने वाला था भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के आतंक की। और अब इसके बाद पुलिस वहाँ पहुंचकर बिना कोई छानबीन और जांच पड़ताल किए इस केस को बंद कर देती है कि यह काम किसी चोर का है जो इस सो रहे व्यक्ति से चोरी कर रहा था। और तभी यह व्यक्ति जग जाता है तो चोर ने बचने के लिए इस वारदात को अंजाम दे दिया। आखिरकार ये एक मामूली सड़क पर सोने वाला मजदूर था, और ना जाने ऐसे अनगिनत लोग कितने ही होंगे जो सड़क पर सोते हैं, इसीलिए पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ ही दिनों के अंदर एक और फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति की इसी तरह सर कुचल के हत्या हो जाती है, और फिर एक के बाद एक 5 ऐसे ही फुटपाथ पर सो रहे लोगों की बॉडीज मिलती है, और इन सब का मोडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल सेम था, जिसमें किलर उन्हीं को चुनता था जो फुटपाथ पर अलग सो रहे थे, और किलर अपने विक्टिम को मारने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें हर पत्थर का वजन 30 किलो से ज्यादा का था। और ये सारी घटनाएं रात में 1 से 4 बजे के बीच में हुई थी। और इन सब में एक और चीज कॉमन थी कि इन सब का कोई रिलेटिव नहीं था जो बाद में इनके न्याय के लिए लड़े और इनको इंसाफ दिला पाए। मगर इन पैटर्नों को पहचानने में अब तक 6 महीने गुजर गए थे, और अब किलर को ढूंढने के लिए पुलिस काम पर लगती है तो उनको इन्वेस्टिगेशन में और पता चलता है कि यह सब खून 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर हो रहे हैं। और अब पुलिस ने किलर को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली थी, और पुलिस के सर्च ऑपरेशन शुरू होते ही यह खबर न्यूज़पेपर में आग की तरह फैल गई, जिससे बॉम्बे में रह रहे लोगों में किलर का डर तेजी से बढ़ रहा था, खासकर किंग सर्कल और सियोन वाले इलाकों में, क्योंकि ज्यादातर किलिंग इसी इलाके में हो रही थी। और कुछ मुंबई में रह रहे लोगों ने इस किलर को नाम दिया जो था पत्थर मार या स्टोन किलर। और अब एक ऐसा समय आ गया था जहां एक समय मुंबई की सड़कें और फुटपाथ सुबह में लोगों और उनके मॉर्निंग वॉक से भरी होती थी, तो अब लोग भी बाहर निकलने में डर रहे थे। और वहीं रातों में कभी न सोने वाली मुंबई में भी सड़कें रात को 10 बजे तक खाली हो जाती थी, और होमलेस और फुटपाथ पर सो रहे लोगों में कईयों ने एक ऐसे ग्रुप बनाए जो रात भर जग कर पहरा देते थे। मगर ये किलिंग फिर भी नहीं रुकी। वैसे तो ये घास में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल नहीं था, क्योंकि 5 किलोमीटर का दायरा कवर करने और गश्त करने के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि पुलिस को कातिल का किलिंग ग्राउंड पता था और पुलिस ने वहाँ अपनी टीम तैनात भी कर रखी थी। मगर फिर भी किलर पुलिस को चकमा देने में और किलिंग करने में सफल था। और अब धीरे धीरे पानी भी सर से ऊपर जा रहा था, क्योंकि केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था आंसर से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे थे कि कोई इतना सातिर और ताकतवर कैसे हो सकता है जो इतने बड़े और भारी आकार के पत्थर को उठाकर यह किलिंग कर रहा है, वह भी कोई बिना आवाज किए और बिना किसी की नजर में आए। मगर अब तो पुलिस का सरदर्द और बढ़ने वाला था, क्योंकि अब लोगों में यह अफवाह फैल रही थी कि किलर
किसी तांत्रिक के कहने पर यह सब बलि दे रहा है काली माता को प्रसन्न करने के लिए। और इन सब चोरी ने और तूल पकड़ लिया कि यह सारी किलिंग मंगलवार और शनिवार के दिन हो रही थी। मगर एक दिन पुलिस को इस केस में एक आशा किरण दिखती है। दरअसल एक वेटर जो होटल में काम करता था और फुटपाथ पर सोता था, वह इस हमले में बच गया था, क्योंकि जब पत्थर मार उस पर हमला करने वाला था तभी उसकी नींद खुल गई और वह वहां से हट गया। और अब मुंबई पुलिस को लगा कि सीरियल किलर तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, तो वह उसका बयान लेने हॉस्पिटल पहुंची। मगर उसने बयान में बताया कि वहां रोशनी कम होने के कारण वह किलर को देख नहीं पाया। और अब जो मुंबई पुलिस के चेहरे पर चमक आई थी वह फिर से मायूसी में बदल गई। शायद जो लग था वो किलर की साइड था, मगर पुलिस ने अभी होप नहीं छोड़ी थी और दिन रात अपनी पेट्रोलिंग और तेजी से बढ़ा दी। और सब पुलिस वालों और पुलिस स्टेशनों में यह अलर्ट जारी कर दिया कि उनके जितने भी इन्फॉर्मर हैं सबको ग्राउंड पर लगा दो, क्योंकि हमें कातिल को किसी भी हालत में ढूंढ कर सजा दिलानी है। और तभी पुलिस को इन्फॉर्मर से पता चलता है कि उसे एक टैक्सी ड्राइवर पर शक है जो रात भर अपनी टैक्सी को लेकर इन सारे फुटपाथों की रेकी करता है और उसे पूरा शक है वही वो सीरियल किलर है। और पुलिस को भी लगा कि हाँ ये सच हो सकता है, क्योंकि कोई आम इंसान इतना बड़ा पत्थर हाथ में लेकर नहीं घूम सकता, इसीलिए शायद वह इतना बड़ा पत्थर टैक्सी में लेकर फुटपाथों के पास घूमता है जब तक उसे उसका शिकार नहीं मिल जाता। और जब टैक्सी ड्राइवर को पकड़ के पूछताछ की जाती है तो वह भी पुलिस का एक इन्फॉर्मर निकलता है, जिसे बोला गया था कि उसे आंखें खुली रखकर रात भर पेट्रोलिंग करनी है और कातिल का पता लगते ही पुलिस को बताना है। और ये बात सुनते ही मुंबई पुलिस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। और इन सब के बीच में कई महीने गुजर गए थे और कातिल ने अब तक 12 कत्ल कर दिए थे। हालांकि कईयों का मानना है कि यह नंबर 26 तक थे, मगर इन सब चीजों से एक चीज तो पक्की थी कि कातिल बहुत शातिर है और वह किसी को मारने से पहले उसकी और उस इलाके की अच्छी तरीके से रेकी करता है। और अब ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए और जो किलिंग 1985 में चालू हुई वह अचानक से 1987 में बंद हो गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने चैन की सांस ली मगर अपना सर्च जारी रखा। और अब ऐसे ही 6 से 7 महीने गुजर गए थे बिना कोई हादसा हुए और जून 1989 आ गया था। एक दिन कलकत्ता पुलिस को खबर मिलती है कि वहाँ के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के पास एक सर कुचली हुई बॉडी मिली है, जिसका सर बड़े भारी पत्थर से कुचला हुआ था। और ये बॉडी सेंट्रल कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास मिली थी, जहाँ के फुटपाथों पर गरीब और भिखारी सोया करते थे जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। और यहाँ भी पुलिस को यही लगा कि ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है। तभी कुछ दिनों में कलकत्ता पुलिस को दूसरी और तीसरी बॉडी मिलती है और तीनों की हालत बिल्कुल सेम थी। सभी का सर कुचला हुआ था और पास पड़ा था एक भारी पत्थर। और क्योंकि मुंबई में जो हादसे हो रहे थे उसकी जानकारी पूरे देश में फैल गई थी और कलकत्ता पुलिस को भी इसकी पूरी जानकारी थी और उन्होंने भी मुंबई पुलिस की सारी कहानियां पढ़ी थी, तो वह भी फौरन अलर्ट में आ जाती है। और यह खबर भी मीडिया से कहां छुपने वाली थी। एक दिन वहां के इंग्लिश न्यूज़पेपर ने यह खबर छाप दी और पहली बार इस किलर का नाम दिया स्टोन मैन। और अब पूरे देश में उस कातिल को स्टोन मैन के नाम से जाना जाने लगा। और अब इस खबर के फैलने के बाद कलकत्ता पुलिस ने अपने गश्त और मैन पावर को बढ़ा दिया था, मगर इसके बाद भी कुछ ही दिनों में चौथी और पांचवी और ऐसा करते करते 6 से 7 महीनों में कलकत्ता पुलिस को 13 बॉडीज मिलती है, जिसके बाद कलकत्ता पुलिस ने बिना कोई समय गवाए अपना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू करती है और अपने सारे पुलिस वालों को दिन रात हर फुटपाथ पर तैनात कर देती है। और साथ ही साथ एक जागरूकता अभियान भी चालू करती है, खासकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों में, और उनको सलाह दी जाती है कि वह रात में ग्रुप बनाकर सोएं और ऐसी जगह पर सोएं जहां पर पूरी लाइट हो और किसी भी संदिग्ध की जानकारी होने पर कलकत्ता पुलिस को तुरंत सूचनाएं दी जाए। और साथ ही साथ जितने भी गुंडे और बदमाश थे उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करी और उनसे भी पूछताछ हुई अगर उनके पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो, खासकर स्टोनमैन से रिलेटेड। और इन सब सर्च ऑपरेशन और जागरूकता अभियान से एक फायदा ये हुआ कि अब अचानक से ये घटनाएं रुक गई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कलकत्ता पुलिस के सर्च ऑपरेशन की जानकारी मिलते ही स्टोनमैन ने कलकत्ता छोड़ दिया हो। मगर इधर भी मुंबई पुलिस के जैसे कलकत्ता पुलिस भी स्टोनमैन को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम रही, जिसके बाद कई सालों तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। मगर 2009-2011 में गुवाहाटी असम के कई इलाकों में इसी तरीके की कई वारदातें हुई और यहाँ भी कहानी बिल्कुल सेम थी। तो आज तक स्टोनमैन क्यों नहीं
पकड़ा गया। तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है इन सब ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जितनों को भी पकड़ा था स्टोन मैन उनमें से कोई एक हो, मगर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ दिया हो। मगर पुलिस को कभी कोई क्लू नहीं मिला। अगर हम मुंबई और कलकत्ता के विक्टिम काउंट को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 13 + 12 25 होता है। मगर इन सब घटनाओं में एक भी गवाह सामने नहीं आया था। ना किसी ने स्टोनमैन को आते हुए देखा और ना ही जाते हुए। वह हमेशा से पुलिस से एक कदम आगे ही रहा। वह इतना शातिर था कि वह मारने से पहले अपने विक्टिम और उस जगह की पूरी रेकी करता था और उन्हीं को मार रहा था जिसके ना आगे था ना कोई पीछे। और वह पत्थर से पूरा सर कुचल देता था जिससे वह इंसान ना बचे और उसकी शिनाख्त ना हो पाए। और पुलिस और कई लोगों का मानना यह है कि शायद वह खून इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ये सब काम करके कुछ अलग सी खुशी मिल रही थी। और कईयों का यहाँ तक मानना था कि यह किसी तांत्रिक या किसी हाई सोसाइटी के लिए यह लोगों की बलि दे रहा था। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसमें एक थ्योरी ये थी कि यह कोई पुलिस वाला काम कर रहा था जिसे पता था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करती है, इसीलिए वह पुलिस वालों से हर बार एक कदम आगे था। और अगर हम बात करें कलकत्ता और मुंबई और गुवाहाटी का स्टोनमैन किलर सेम था तो इसके भी 50-50% चांस है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी तो यह खून बम्बई में बंद हो गए थे, मगर फिर कुछ दिनों बाद कलकत्ता में चालू हो गए थे। और जब कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो यह वारदातें फिर से बंद हो गई और असम में चालू हो गई। तो अगर देखा जाए स्टोनमैन ने अपना कहर वहाँ पर जब तक बरसाया जब तक पुलिस ने यह केस सीरियसली नहीं लिया। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते उस तक पहुँच सकती थी तो उसने यह कत्ल एक जगह बंद करके दूसरी जगह चालू कर दिए। और जहाँ तक रही है कभी पकड़ा जा सकता है या नहीं, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। यह वारदात जिसने भी करी होगी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि यह स्टोनमैन पकड़ा जाए और लोगों को न्याय मिले। तो यह थी मेरी राय भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक द स्टोनमैन किलर पर, जो आज तक कभी नहीं पकड़ा गया। और आपकी क्या थ्योरी और आपकी क्या राय है कमेंट में प्लीज बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अगली वीडियो एक ऐसे सीरियल किलर के केस पर ला रहा हूँ जो पकड़ा गया 40 साल के बाद, वो भी एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे क्योंकि क्या पता स्टोनमैन आपके आसपास घूम रहा हो।